हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास जो है तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। इकोनॉमी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे सारे के सारे एग्जामिनेशन में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन एयर सेशन से और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन है सर सीडी देशमुख जी, बेनेगल रामाराव जी, के जी अम्बेगांवकर या फिर एचवीआर आयंगर। तो आपको बताना है कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर के बारे में बात की गई है। बट ठीक है, भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर के बारे में जो है बात की गई है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। और बिल्कुल जो है आंसर जो है आने लग गए हैं। आंसर क्या है? सीडी देशमुख जी। चिंतारमण द्वारकानाथ देशमुख जी की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस वाइज क्रम अनुसार आरबीआई के ये तीसरे नंबर के गवर्नर रहे, लेकिन पहले भारतीय रहे, फर्स्ट इंडियन जिन्हें आरबीआई का क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। अगर हम बात करें सबसे पहले गवर्नर आरबीआई के, तो वो कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे सबसे पहले गवर्नर आरबीआई के। और दूसरे गवर्नर की बात करें तो उनका नाम क्या था भाई? जेम्स टेलर थे आरबीआई के दूसरे नंबर के गवर्नर। और सीक्वेंस वाइज तीसरे लेकिन पहले भारतीय थे कौन? सीडी देशमुख जी, चिंतारमण द्वारकानाथ देशमुख जी। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रिसिल सिचुएटेड? क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्रिसिल की अगर मैं बात करूं तो फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक रेटिंग एजेंसी की तरह काम करती है। आपको बताना है कि क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, हरियाणा या फिर कोलकाता। तो बिल्कुल क्रिसिल का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, क्रिसिल जो है एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि आपने सुनी होगी आइक्रा, ओनिक्रा। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, क्रिसिल भी एक रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और फुल फॉर्म क्या था? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। विच नेशनलाइज्ड बैंक वाज मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक इन 1993? 1993 में किस राष्ट्र के बैंक का जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया था? तो आपको बताना है कि 1993 में ऐसा कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक था, राष्ट्रकृत बैंक था, जिसका पीएनबी के साथ जो है मर्जर कर दिया गया था। और उसके बाद 19 जो थे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो गए थे। कौन सा बैंक है जिसका पीएनबी के साथ जो है मर्जर कर दिया गया था? और बिल्कुल वो कौन सा है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा रहा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड फेज में नेशनलाइज्ड हुआ था, दूसरे भाग में राष्ट्रकृत हुआ था, जिसका 1993 में मर्जर कर दिया गया। किसके साथ? पीएनबी के साथ। और ऐसा करने के साथ ही देश में 19 राष्ट्रकृत बैंक हो गए थे। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर द सेकेंड राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन वाज डन? बैंक राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर किस वर्ष में हुआ था? तो आपको बताना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण सेकेंड फेज का, ठीक है ना, दूसरे भाग का जो है कौन से वर्ष में हुआ था? तो भाई पहले भाग का तो कब हुआ था बैंकों का नेशनलाइजेशन? 1969 में, जिसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा थी मिनिमम। दूसरे भाग का राष्ट्रीयकरण जो है बिल्कुल कब किया गया था? 1980 में, 1980 में, जिसमें कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी कैपिटल, जिनकी पूंजी 200 करोड़ के जो थी आसपास थी। उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कितने, कौन से भाग में? सेकेंड फेज की बात करें कब किया गया? 1980 में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक लोकेटेड? फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल न्यूज में बना रहता है। फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कोची, केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। इन विच कंट्री वूरी बैंक बिलोंग्स टू? वूरी बैंक किस देश से संबंधित है? अगर मैं बात करूं वूरी बैंक की, तो वूरी बैंक जो है एक फॉरेन बैंक है जिसकी ब्रांचेस इंडिया में भी है। तो वूरी बैंक जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? किस कंट्री का है वूरी बैंक जिसकी ब्रांचेस इंडिया में है, फॉरेन बैंक की तरह काम करता है? और वो कहाँ का है वूरी बैंक भाई? आपके पास जो है स्क्रीन पर दिख रहा है ऑप्शन कौन सा? साउथ कोरिया। कहाँ का है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो साउथ कोरिया की कैपिटल एस से ही है क्या? सियोल। और करेंसी है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की सेम ही क्या है? वन है। वूरी बैंक भी कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। सैमसंग कंपनी भी कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो आरबीआई की सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इनमें से कौन सी आरबीआई की सहायक कंपनी है? इनमें से कौन सी आरबीआई की एक सब्सिडरी है? तो बिल्कुल आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चार सब्सिडरीज हैं, जिनमें से एक है कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो भैया आरबीआई की चारों सब्सिडरीज के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। दूसरी पीआरबीएनएमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी जो है वो है रेबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आखिरी है कौन सी? आईएफटीएस इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। पहले आरबीआई की तीन सहायक कंपनी हुआ करती थी, डीआईसीजीसी, बीआरबीएनएमपीएल और एनएचपीबी थी, नेशनल हाउसिंग बैंक। अब जो है आरबीआई की चार सब्सिडरीज है ये चारों, और इनमें से कौन सी है? बीआरबीएनएमपीएल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? बी से ही जगह है, बेंगलुरु में। और जिसके चेयरमैन भी बी से ही है, बीपी कानूंगो जी, जो आरबीआई के कौन भी है? एट प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर भी है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। What do we call the money that is lent for one day in the money market? मनी मार्केट पैसों के बाजार में एक दिन के लिए उधार दिए गए पैसे को हम क्या कहते हैं? तो मनी मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, पैसों का बाजार, पूंजी का बाजार। तो जब एक दिन के लिए जो है पैसा दिया जाता है एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को, तब उसे किस नाम से जाना जाता है पैसों के बाजार में, मनी मार्केट में? और बिल्कुल उसे क्या कहा जाता है? कॉल मनी कहा जाता है। ठीक है, जब 2 दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए पैसा दिया जाता है तब उसे नोटिस मनी कहा जाता है। और जब मोर देन 14 डेज मतलब 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक जो है पैसों का लेन देन किया गया है एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को, तब उसे क्या कहा जाता है? टर्म मनी कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। When was the सरफेसी एक्ट enacted? सरफेसी अधिनियम कब लागू किया गया था? आपको बताना है कि सरफेसी का एक्ट, सरफेसी का अधिनियम जो एनपीए से रिलेटेड है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, गैर निष्पादित संपत्तियों से रिलेटेड है, ये अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2006, 1999 या फिर 2002। तो बिल्कुल सरफेसी एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? भाई आंसर आने लग गए, कब लागू किया गया था? 2002 में लाया गया था सरफेसी का अधिनियम। सरफेसी का फुल फॉर्म याद रखना है क्या? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी। तो जब प्रॉपर्टी एनपीए हो जाती है तो सरफेसी का एक्ट लगाकर संपत्ति की जब्ती करके उसकी क्या की जाती है? नीलामी की जाती है। तो सरफेसी एक्ट कब का है? 2002 का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू आरटीजीएस? आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है? आपको बताना है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस जो है, इसके द्वारा मिनिमम हम कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम किसकी जो है लिमिट क्या है? भाई आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जिसकी बात करें अगर हम, तो तुरंत पैसा जो है इससे फंड ट्रांसफर किया जाता है। और इसकी मिनिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आप आरटीजीएस के द्वारा फंड ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। अगर मैं बात करूं तो 14 दिसंबर 2020 से ये कह दिया गया है कि 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस की सर्विस 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन चलाने की बात कह दी गई है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। As per the Negotiable Instrument Act 1881, the term negotiable relates to which of the following? पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार पराक्रम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, पराक्रम लिखित अधिनियम कहते हैं, उसमें नेगोशियल शब्द का मतलब क्या है? ठीक है, नेगोशिएबल शब्द का मतलब क्या है? भाई नॉर्मल लाइफ में तो हम क्या कहते हैं? नेगोशिएट कर लिया, आपस में बातचीत करके मैटर को सुलझा लिया। लेकिन यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में इस नेगोशिएबल शब्द का क्या मतलब होता है? ऐसे सारे पेपर्स, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या किए जा सके? ट्रांसफरेबल हो, ट्रांसफर किए जा सके, उन्हें क्या कहा जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे चेक हो गया, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, जैसे प्रोमिसरी नोट्स हो गए। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। बैंकिंग ओम्बड्समैन में अवार्ड कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट फॉर मेंटल एगनी एंड हरासमेंट अप टू हाउ मच अमाउंट? बैंकिंग लोकपाल शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए कितनी राशि तक
का मुआवजा दे सकता है। तो बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन, अगर आपको बैंक से कोई भी दिक्कत है तो आप जो है बैंकिंग लोकपाल में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। तो ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कस्टमर की कंप्लेंट सुनता है बैंकों के अगेंस्ट, और अगर कस्टमर ये प्रूव कर देता है कि बैंक ने उसका किया है मेंटल हैरेसमेंट, मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित किया गया है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की तरफ से उसे मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेशन जिसे अवार्ड के तौर पर भी जाना जाता है। और मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का कंपनसेशन है भाई, वो कितने अमाउंट तक का है, 1 लाख तक का कंपनसेशन दिया जाता है मेंटल हैरेसमेंट के केस में बैंकिंग लोकपाल के द्वारा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार का एक नियामक है। तो मनी मार्केट का कंट्रोलर रेगुलेटर पूछा जा रहा है, तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। दो मार्केट सुने होंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो पैसों से रिलेटेड सारी चीजों को कौन रेगुलेट करता है भाई, आरबीआई। तो मनी मार्केट का रेगुलेटर भी कौन होगा, आरबीआई ही होगा। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन, Which one out of the following is the least liquid among the measures of money supply? निम्नलिखित में से कौन सी मनी सप्लाई के उपायों के बीच में सबसे कम तरल है। ऐसी कौन सी मनी है इसमें से जिसकी लिक्विडिटी सबसे कम है, तरलता सबसे कम है, मतलब उसे तुरंत हम खर्च करके कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते। तो सबसे कम लिक्विडिटी पूछी है, तो वो किसकी है भाई, ब्रॉडेस्ट मनी M4 की। ठीक है, तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, उसके बाद M2, उसके बाद M3 और उसके बाद M4 जो है वो सबसे कम स्थिर होता है, तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। M1 को नैरो मनी के तौर पर जाना जाता है, M3 को ब्रॉड मनी के तौर पर भी जाना जाता है, और M4 की लिक्विडिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डीमैट अकाउंट्स नेसेसरी, किस तरह के लेन देन के लिए डीमैट खाते जरूरी होते हैं। तो डीमैट खाते किस चीज के लिए लेन देन के लिए जरूरी है, फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन, और डीमैट अकाउंट जो है नेसेसरी होते हैं भाई, किस लिए नेसेसरी होते हैं, शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए। शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए, तो शेयर मार्केट में जो है ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। आपके जो है फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डीमैट अकाउंट पर स्टोर किया जाता है। तो डीमैट अकाउंट शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, KYC guidelines have been issued under which section of Banking Regulation Act 1949? KYC दिशा निर्देश बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के किस भाग के तहत जारी किए गए हैं। तो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस है, जिसके तहत जब हम बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने तो हमसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ मांगी जाती है। ठीक है ना, तो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से सेक्शन में, कौन से भाग में जारी किए गए हैं, किस सेक्शन के तहत इनकी डेफिनेशन है, और वो है बीआर एक्ट 1949 का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 35A। और बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में ही बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग लोकपाल के बारे में भी क्या किया हुआ है, लिखा गया है। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट वाज द पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई व्हेन इट कमेंस्ड ऑपरेशंस एट इंडिया सेंट्रल बैंक ऑन 1 अप्रैल 1935? 1 अप्रैल 1935 को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में परिचालन शुरू होने पर आरबीआई की भुगतान पूंजी क्या थी। तो जब आरबीआई की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तब उसका पेड अप कैपिटल कितना था, कितनी पूंजी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी, और वो कितनी थी भाई, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की पेड अप कैपिटल पूंजी के साथ जो है आरबीआई की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ शुरुआत किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे। अगर मैं बात करूं तो सेशन जो है कैसा लगा, फटाफट क्या करते जाना, लाइक करते जाना, और जो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।